हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आईएएस पीसीएस साइंस में आपका मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, बीपीएससी के सीरीज में हम लोग बहुत सारा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अभी हम लोगों का केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है। जब केमिस्ट्री का सीरीज कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे, फिर बायो का सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाइड्रोजन के बारे में, और हाइड्रोजन से जो भी यौगिक बनते हैं, जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन जो है हमारा बहुत ही काम का एलिमेंट होता है। पूरे यूनिवर्स में अगर हम बात करेंगे तो पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो होता है सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है पूरे ब्रह्मांड में? वो होता है हाइड्रोजन। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन जो होता है दो तरीके से आपको ध्यान रखना है, एक परमाणु के रूप में और एक आपको अणु के रूप में। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर हम सिंगल लिखेंगे तो वो आपका परमाणु हो जाएगा, और H2 लिखेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जो अधातु जो होते हैं वो परमाणु के रूप में नहीं एग्जिस्ट करते हैं। वो कैसे पाए जाते हैं? वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में अणु के रूप में पाए जाते हैं। ये हो गया हाइड्रोजन का अणु और ये हो गया हाइड्रोजन का परमाणु। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक। दोस्तों, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक पहले आपको बता चुके हैं। समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या जो है, एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है, परंतु उनका मास नंबर जो होता है, द्रव्यमान संख्या जो होता है वो भिन्न होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये तीनों हाइड्रोजन है। एक का मास क्या है? एक का मास कितना है? 2, और एक का मास कितना है? 3, या उसी को आप मास नंबर कह लीजिए। तो न्यूट्रॉन अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 में से 1 गया 0। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलेंगे, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? 0। हाइड्रोजन का एक और आइसोटॉप्स होता है जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और इसको H12 से डिनोट कीजिए, या D12 से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, उसी तरह एक तीसरा आइसोटॉप्स होता है जिसको ट्रिटियम बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं H13 से या T13 से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन का जो संख्या वो कितना है? 0। और ड्यूटेरियम में बात करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 1। और ट्रिटियम में बात करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 2। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अगर आपको निकालना नहीं आता दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, और प्लेलिस्ट में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको एक वीडियो बना है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रॉन देख लिए। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान देना है, ड्यूटेरियम को दोस्तों हम लोग बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? हेवी हाइड्रोजन। तो ड्यूटेरियम को हम लोग बोलते हैं हेवी हाइड्रोजन। और ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे रेडियो सक्रिय। ठीक है, और रेडियो सक्रिय क्या होता है ये सब हम बता चुके हैं पहले। तो रेडियो सक्रिय जो होता है ऐसे पदार्थ होते हैं जो अल्फा, बीटा और गामा रे उत्सर्जित करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है दोस्तों? 1। और उसका मास भी, एटॉमिक मास अगर बात करें हाइड्रोजन का तो कितना होता है? 1 म्यू होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टीज है अल्कली मेटल के साथ भी मिलता है, और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के साथ भी इसका प्रॉपर्टीज मैच करता है। मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मैच करता है, और 17 ग्रुप के साथ भी मैच करता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन को आप 17 ग्रुप में भी रख सकते हैं और फर्स्ट ग्रुप में भी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ इसका प्रॉपर्टी जो है, गुण जो है, मिलता जुलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों बहुत सारा क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के साथ कोई एलिमेंट है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तो बोलता है कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा बेसिक हम करा चुके हैं। जैसे एक एलिमेंट है X, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो XH, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XH। एक एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और एक हाइड्रोजन है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रॉस कर देना है। फॉर्मूला बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अदला बदली कर दीजिए, 1 से H2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और हाइड्रोजन का 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 से H3।
कोई एलिमेंट का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा और हाइड्रोजन के साथ उसका फॉर्मूला बताना है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा XH4। इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको बता दिए, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, H2 बनाता है, पानी बनाता है। तो हाइड्रोजन का जब कॉम्बसन होता है, हाइड्रोजन जब जलता है तो क्या बनाता है, पानी बनाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन का कॉम्बसन जो होगा, हाइड्रोजन जब जलेगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन जो होता है ज्वलनशील होता है, जलने वाला होता है, और ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों वह जलने में मदद करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर जो नया चीज़ बनाया, वाटर बनाया, वह बुझाने का काम करता है, वो आग को बुझाता है। तो ये तीनों को ध्यान रखेंगे। पानी हो गया, आग बुझाने का काम करेगा। O2 हो गया, यह आग का समर्थक है, आग को बढ़ाता है ये। और H2 जो है दोस्तों वो क्या है, फ्लेमेबल है, वो जलने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, H2 को जलाने से जल प्राप्त होता है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। सेकेंड, यहाँ पे जो आपको ऊर्जा मिल रहा है, हाइड्रोजन से जो ऊर्जा मिल रहा है, मतलब हाइड्रोजन जो है ईंधन का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट में आपको पानी मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी आपको प्रदूषित गैस नहीं मिल रहा है। तो हाइड्रोजन का जब दहन करेंगे, ठीक है, तो कोई भी प्रदूषित गैस नहीं मिलेगा। जैसे बाकी चीज़ को अगर आप जलाते हैं, कार्बन से बने यौगिकों को अगर आप जलाते हैं तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, जो प्रदूषित करेगा पूरे वातावरण को। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन को जलाने पर कोई भी प्रदूषित गैस नहीं निकलता है, इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे क्लीन फ्यूल बोलेंगे। ठीक है, स्वच्छतम दहन ईंधन बोलेंगे, क्योंकि यह सबसे कम प्रदूषित करता है वातावरण को। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बात का और ध्यान रखेंगे। वाटर का दोस्तों, वाटर का फॉर्मूला हो गया H2O। ठीक है, और वाटर का जो द्रव्यमान हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 म्यू हो जाएगा। इसको नॉर्मल वाटर बोलेंगे, काहे कि हाइड्रोजन यहाँ पे समान वाला हाइड्रोजन है। लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन का अगर आइसोटॉप्स लेंगे, ड्यूटेरियम लेंगे, तो D2O जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे हेवी वाटर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट। हेवी वाटर में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये हो गया हेवी वाटर। और इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे भारी जल। भारी जल क्यों बोल रहे हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना था दोस्तों, 1, लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरियम का मास कितना हो गया दोस्तों, 2। तो 2 ड्यूटेरियम है तो 4 हो गया। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है दोस्तों, 16 4 कितना हो गया, 20। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे हेवी वाटर। ठीक है दोस्तों, तो हेवी वाटर क्या होता है दोस्तों, हेवी वाटर जो होता है, हेवी वाटर हम लोग नहीं पी सकते हैं, क्योंकि बॉडी का जो फंक्शन है वो स्लो हो जाएगा। और प्लांट के लिए भी हेवी वाटर जो होता है, भारी जल जो होता है, वो लाभदायक नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हेवी वाटर का हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। देखिए फर्स्ट इस्तेमाल है, इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में यह कूलेंट का और मॉडरेटर का काम आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक और शीतलक, याद रखेंगे, मंदक और शीतलक दोनों में उपयोग किया जाता है। कौन, ये जो भारी वाटर है, हेवी वाटर है उसका। ठीक है, तो भारी जल का इस्तेमाल हम लोग, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। एक मंदक का काम करता है और दूसरा शीतलक का काम करता है। दूसरा दोस्तों, इसका जो डिस्कवरर है उसका नाम ध्यान रखना है, यूरे और वासबर्न। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, यूरे और वासबर्न, दोनों ने मिलकर किसका खोज किया था, हेवी वाटर का खोज किया था, भारी जल का खोज किया था। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्योर वाटर का अगर बात करेंगे, प्योर वाटर में कौन कौन आ जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एक तो रेन का वाटर और दूसरा हो जाएगा आपका डिस्टिल वाटर। ठीक है, तो डिस्टिल वाटर और रेन का वाटर जो होता है शुद्ध जल होता है, और शुद्ध जल का जो पीएच होगा वो 7 होगा। शुद्ध जल जो होगा न्यूट्रल होगा, ना ही वो एसिडिक होगा, ना ही वो बेसिक होगा, ना ही वो क्षारीय होगा, ना ही वो अम्लीय होगा। तो जो क्षारीय और अम्लीय नहीं होता है वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल चीज़ कोई हो तो उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और प्योर वाटर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, रेन वाटर और डिस्टिल वाटर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए दोस्तों, कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। सी वाटर, सी वाटर जो होता है, समुद्री जो पानी होता है उसमें नमक की मात्रा अधिक होता है, और उसको हम लोग खारा पानी भी बोलते हैं।
तो सी वाटर जो होता है उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, उसका एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समुद्री जल, लवणीय जल या खारे पानी जो होता है उसको हम लोग उत्क्रम प्रासरण द्वारा क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, ठीक है। सेकेंड ध्यान रखेंगे, डर्टी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय एलम थ्रू कोगुलेशन प्रोसेस। गंदे पानी को फिटकिरी द्वारा स्कंदन प्रक्रिया से शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। तो गंदा पानी को जब हम लोग साफ़ करते हैं तो फिटकिरी के द्वारा करते हैं, और जब फिटकिरी उसमें हम डालते हैं तो वो फिटकिरी जिस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ़ करता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कंदन बोलते हैं, ठीक है। इसको कभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों, ड्रिंकिंग वाटर इज प्यूरिफाइड बाय क्लोरीन। घर में जो हम लोगों का जो पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए, क्या कि उसमें बहुत सारा गंदगी रहता है, उसको शुद्ध करने के लिए दोस्तों हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है, मृदु एवं कठोर जल। देखिए सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो ऐसा वाटर जिसके साथ साबुन जो है आसानी से झाग देता है, फेन देता है, उसको हम लोग सॉफ्ट वाटर बोलेंगे। और ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्ड वाटर बोलेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट याद रखें, हार्ड मतलब जो आसानी से झाग नहीं दे, ठीक है। सॉफ्ट वाटर जो आसानी से झाग देता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है सॉफ्ट वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन प्रेजेंट होता है, और हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, तो सोडियम का आयन प्रेजेंट होता है। इसका खास ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अब यहाँ पे अगला हम लोग का पॉइंट है, अब जल का जो हार्डनेस है, जल का जो कठोरता है उसको हम लोग कैसे दूर करेंगे। तो देखिए जल का जो कठोरता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है आपका अस्थाई कठोरता जिसको टेम्प्रोरी हार्डनेस बोलते हैं, और एक होता है परमानेंट हार्डनेस जिसको हम लोग अस्थाई कठोरता बोलते हैं। एक टेम्प्रोरी जो कुछ समय के लिए है और एक अस्थाई जो परमानेंट है। तो देखिए अगर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट अगर जल में प्रेजेंट है तो वैसे जल में जो हार्डनेस होगा, कठोरता होगा, वह कैसा होगा, अस्थाई कठोरता होगा। लेकिन जिस जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड अगर होगा तो वैसे जल में जो कठोरता होगा, जो हार्डनेस होगा, वो कैसा होगा, परमानेंट होगा। ध्यान रखेंगे, अस्थाई कठोरता को गर्म करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, या उसमें अगर हम बूझा चूना अगर डाल देंगे तो भी उसका अस्थाई जो कठोरता है जल का वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो है अगर हम गर्म करेंगे जल को तो वो ख़त्म नहीं होगा। उसके लिए उपाय है, या तो आप सोडियम जियोलाइट को डाल दीजिए या पोटासियम क्लोराइड को अगर आप जल में डाल देते हैं तो उस जल का परमानेंट हार्डनेस जो है, अस्थाई कठोरता जो है वह समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अस्थाई कठोरता को हटाना है तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बूझा चूना या उसको गर्म कर देंगे। और अगर अस्थाई कठोरता को हटाना है तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे सोडियम जियोलाइट या पोटासियम क्लोराइड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पे अधिकतर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अस्थाई कठोरता को हटाने के लिए वो कौन होता है, पोटासियम क्लोराइड होता है, ठीक है। उसके बाद एक नोट में बात का ध्यान रखेंगे, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो होता है यह एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा पदार्थ है जो दोनों तरह का कठोरता को हटा देता है, वो अस्थाई हो तब या अस्थाई हो तब। परमानेंट और टेम्प्रोरी हार्डनेस दोनों तरह के हार्डनेस को यह हटा देता है जब हम इसको जल में रखेंगे, ठीक है। दोस्तों इन सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों इस तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में नए वीडियोस के साथ।